अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, साउंड्स की खसूसियात। साउंड की खसूसियात से क्या मुराद? अब देखें, जब मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मुख्तलिफ़ आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी डिफरेंट होती है। अब कोई तो चीज़ हो जिससे आप उन साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकें, उनमें आप फ़र्क कर सकें, उनको अलग अलग कर सकें। देखें, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जो साउंड क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो अलग होती है। तो इस तरह हमने फ़िज़िक्स के अंदर मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जिनके चेंज होने से साउंड भी चेंज होगी। किस तरह साउंड डिपेंड करती है उन फैक्टर्स के ऊपर, हम उसके मुतालिक पढ़ेंगे। किस टॉपिक में? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की खसूसियात के अंदर, कि यानी साउंड में ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये खसूसियात हैं जिसकी बना पर हम क्या करेंगे, साउंड को डिस्टिंग्विश करेंगे। ज़ाहिर है पंखा जब चलता है उससे भी एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है। क्लॉक जो होता है, जिसके हैंड्स, सुइयाँ जब चलती हैं, अगर रात का वक्त हो पंखे बंद हों, सर्दियों में अमूमन हमें उसकी भी टिक टिक जो है सुनाई देती है। गर्मियों में तो पंखे चल रहे होते हैं। इसी तरह गाड़ी चल रही है उससे और आवाज़ होगी, जब वो हॉर्न को पुश करेगा तब और आवाज़ आएगी। बोल रहा हूँ और आवाज़ आएगी। बच्चे की आवाज़ और किस्म की होती है, बड़े की और किस्म की होती है। इसी तरह मर्द की और तरह की, औरत की और तरह की, लड़कों की और तरह की, लड़कियों की और तरह की। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के अंदर, कि कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं जिनकी बना पर हम साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग अलग कर सकें। ये सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा, याद रखना, लाउडनेस। लाउड ऊंचा, बुलंद, लाउडनेस। लाउडनेस, लाउडनेस सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा। लाउडनेस में क्या आएगा जी? लाउडनेस इज़ अ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लाउडनेस जो है साउंड का एक करैक्टरिस्टिक्स है। हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि क्या करते हैं, कहलाएंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में। मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़ेंगे। पहला फैक्टर जो है लाउडनेस होगा। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस आप पढ़ेंगे, द करैक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, बाद में समझाता हूँ। लाउडनेस इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है? करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। बोर्ड मार्कर जो है जिसमें आप क्या करेंगे, लाउडनेस के अंदर आप डिस्टिंग्विश करेंगे लाउड एंड फेंट साउंड को। अच्छा जी, लिखा गया। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लाउडनेस जो है करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। साउंड की वो खसूसियात है बाय विच, इन विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिसमें ऊंचा और बुलंद यानी और मध्यम आप साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग अलग कर सकें। यह लाउडनेस के अंदर आ जाएगा। क्या मतलब कि आवाज़ आपको ऊंची सुनाई दे रही है या धीमी, मध्यम आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये क्या कहलाएगा? लाउडनेस कहलाएगा। कोई भी आवाज़ हो आपके लिए किस कदर ऊंची है, किस कदर बुलंद है या किस कदर मध्यम है, अगर आप बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकें, वो क्या कहलाएगा? लाउडनेस होगा। जब आपके पास दो आवाज़ें हों, एक बुलंद हो
एक आपके पास जो है मध्यम हो, धीमी हो, आपने उनके दरमियान फ़र्क करेंगे तो ये लाउडनेस कहलाएगा। कि लाउडनेस को इस्तेमाल करते हुए, आपने लाउडनेस की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आपने दोनों के दरमियान फ़र्क कर दिया कि इसकी आवाज़ जो थी बुलंद थी, ऊंची थी, इसकी आवाज़ जो है धीमी है, मध्यम है। अब देखें, मैं जब अपने किसी दोस्त के साथ महवे गुफ्तगू हूँ, यानी उसके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ अपने किसी दोस्त के साथ, तो मेरी आवाज़ ज़ाहरी बात है धीमी होगी, आहिस्तगी के साथ मैं बात करूँगा, ना कि शोर मचा दूँगा। अगर गली में जा रहे या कहीं पे बैठे हैं ऊंची ऊंची के इर्द गिर्द वाले, नहीं, आहिस्ता से मैं बोलूँगा, धीमी आवाज़ में उसके साथ बातचीत करूँगा। लेकिन जब क्लास में लेक्चर हो रहा तो अब धीमी आवाज़ नहीं चलेगी। अगर मेरी आवाज़ धीमी होगी यानी फेंट होगी तो पहली रो को तो सुनाई देगी मेरी आवाज़, बट जो आगे वाली रोज़ हैं उनको सुनाई नहीं देगी, उनको मेरी समझ ही नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पाएगी। पहली रो को तो तकरीबन समझ आ जाएगी। यानी जब मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसके साथ महवे गुफ्तगू था, तो मैंने क्या किया, आहिस्तगी के साथ बोला, धीमी आवाज़ में बोला। मेरा जो साउंड था वो फेंट था, मेरी आवाज़ फेंट थी, धीमी थी, मध्यम थी। लेकिन जब मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ अब मध्यम नहीं है, अब मेरी आवाज़ जो है ऊंची है, लाउड है जी, ऊंची बुलंद है। तो हमने इन दो आवाज़ों के दरमियान जब फ़र्क किया कि दोस्त के साथ बात कर रहा था धीमी आवाज़ थी, क्लास में लेक्चर हो रहा बुलंद आवाज़ है, इन दोनों आवाज़ों के दरमियान, दोनों साउंड्स के दरमियान जब हम फ़र्क कर लेंगे, इसी को हम कहते हैं जी लाउडनेस। लाउडनेस इज़ अ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये साउंड की वो करैक्टरिस्टिक होगी, वो खसूसियत होगी जिसमें हम क्या कर सकें, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, जिसके में हम क्या करें, बुलंद ऊंची आवाज़ और धीमी मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकें, वो कहलाता है जी लाउडनेस। मैंने बता दिया। अब जब दोस्त के साथ था, जब क्लास में था, तो दोनों आवाज़ों में फ़र्क है। दोस्त के साथ आहिस्तगी के साथ बोल रहा था, जब क्लास में था तो मेरी आवाज़ बुलंद थी, ऊंची थी। अब लाउडनेस क्या किसी पे डिपेंड करती है या नहीं, ये पढ़ते हैं। लाउडनेस का तो पढ़ लिया कि आवाज़ बुलंद है, ऊंची है या धीमी है, मध्यम है, इनके दरमियान फ़र्क करेंगे, लाउडनेस आ जाएगा। अब हमने देखना आया कि लाउडनेस किसी पे डिपेंड करती है और नोट या नहीं। तो याद रखें लाउडनेस जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से लिखते हैं जी, फिर डिस्कस भी करते हैं। पहला फैक्टर आ जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड। दूसरा आपके पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर, मैंने कहा 3 फैक्टर्स पे लाउडनेस डिपेंड करेगी। तीसरा फैक्टर क्या है जी, आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी भी आ गया, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी भी आ गया। तीसरा जो होगा वो होगा आपके पास जी डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। बोर्ड मार्कर मेरा साथ नहीं दे रही, ये क्या इसको हो जाता, तो ये क्या है जी आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। चलें जी, अब इनके मुतालिक हम डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कहा, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। यहाँ पे आप लिख लें, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स पे, इन अवामिल पे डिपेंड करती है। कौन कौन सा? पहला एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इनके मुतालिक अब पढ़ते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमने पढ़ लिया लाउडनेस क्या होता। करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में भी हमने बात कर ली, खुसूसियात साउंड की। सबसे पहली लाउडनेस आई, तो लाउडनेस की डेफिनेशन पढ़ ली डिटेल के साथ। फिर
लाउडनेस डिपेंड किस किस के ऊपर करती है? 3 फैक्टर्स हैं इसके। कौन कौन सा जी? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरा है जी डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी मैंने तीनों में यूज़ किया, तो वाइब्रेटिंग बॉडी से ये मुराद है कि जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही, बात की थी जब बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर ना करेगी तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ वाइब्रेशन ड्यू ऑफ द वोकल कॉर्ड, फिर आप सुन रहे हैं इसलिए, अदरवाइज ना प्रोड्यूस होती आवाज़ साउंड जो थी। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यहाँ पे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी या डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, 3 फैक्टर हैं, तीनों पे बारी बारी बात करते हैं। पहले आ गया जी एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या होता? आपके पास जो होता है लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब देखें ये आपके पास एक जी वेव है, ये आपके पास एक वेव थी, ये दूसरी वेव है, बात हजम करना मेरी। आपके पास एक ये वेव है, दूसरी वेव ये है। आप देखें मीन पोजीशन से ये वाला डिस्टेंस इतना, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहाँ से मीन पोजीशन से डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, ये फिग ए है, ये फिग बी है। फिग बी के अंदर आप देखें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये फिग ए में एम्पलीट्यूड इतना, फिग बी में एम्पलीट्यूड इतना, ये रहा एम्पलीट्यूड ये वाला, इधर तो एम्पलीट्यूड इतना है फिग ए में, फिग बी में इतना हो जाता है। यानी आपने देखा बी फिग में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा है। तो जब बॉडी का वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आवाज़ भी ऊंची हो जाएगी, याद रखनी बात। जब एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेज, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो साथ ही फिर लाउडनेस, जो उसकी बुलंदी है, आवाज़ की जो ऊंचापन है, बुलंद होना, वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। वो भी आवाज़ ऊंची और ज़्यादा आपको सुनाई देती है, और ज़्यादा लाउड हो जाती है, ऊंची हो जाती है। जब क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ता है। याद रखनी बात कि जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा, साथ ही आवाज़ की जो लाउडनेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लाउड और ऊंची हो जाएगी। जब आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होगा, साथ ही आवाज़ की जो लाउडनेस थी, जो लाउडपन था, जो उसका ऊंचापन था, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी एम्पलीट्यूड के डिक्रीज़ होने से। मिसाल देता हूँ, आपके पास ढोल है जी, एक ड्रम, आपने पीटा उसको, यानी ज़रब लगाई, पहले उसके ऊपर आहिस्तगी के साथ ज़रब लगाइए, एक स्टिक के साथ, जिस तरह जो ड्रम बीटर होते हैं, ढोलची, उनके पास होती हैं 2 स्टिक्स, उससे पकड़ के बजाते हैं ढोल को। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे आवाज़ हल्की होगी, लेकिन जब वो और तेज़ हो जाते हैं तो आवाज़ जो है वो दूसरे मोहल्ले तक सुनाई दे रही होती है। क्या वजह बनती है? वजह यही बनती है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता। पहले तो वो धीमी धीमी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता स्टिक मारते हैं, जब अभी उनको पैसे ना मिले हों तो आहिस्ता आहिस्ता मारते हैं, लेकिन जो ही कह लें पैसे मिले उनको, वो और स्पीड के साथ मारते हैं। जब वो और तेज़ी के साथ और फोर्स के साथ ज़रब लगाते हैं उस पर ढोल के ऊपर, तब क्या होता है? उसका वाइब्रेटिंग जो है एम्पलीट्यूड जो है उसका वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो उसके आपके पास लेयर होती है, वो बढ़ जाता है। देखिए ना, आप जितनी ज़ोर से लगाएंगे उसके ऊपर ज़रब ड्रम के ऊपर, वो उतनी ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो होगा उसका इंक्रीज़ होगा, वो और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। उसकी लेयर होती है ना ढोल की, आपके पास देखा ही होगा सबने, ढोल के जहाँ पे मारा जाता है, जो सरफेस एरिया होता है, उसके ऊपर जब ज़रब लगाई जाती है तो वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, उसमें इर्ताश आ जाती है, मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है, वो आगे पीछे जाएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता मारा जाता है उसके ऊपर तो वो स्लोली वाइब्रेट करता है। उसका जो एम्पलीट्यूड होता है तकरीबन ज़्यादा नहीं होता, इतना कह लें, लेकिन जूँ ही ज़रब और ज़्यादा फोर्स के साथ लगाई गई और स्पीड के साथ वो शुरू हो गया, और ज़ोर के साथ जूँ वो फोर्स इंक्रीज़ करता गया, साथ ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है। जब आप ज़्यादा फोर्स के साथ ज़रब लगाएंगे वो और उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा। जब इंक्रीज़ होगा तो आपके पास जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो लाउड हो जाएगी, ऊँची हो जाएगी। अब दूसरे मोहल्ले के भी पहले घर को सुनाई देगा, दूसरे को भी सुनाई देगा। चलें जी, ये था हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये हो गया। अब आगे है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। पहला फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, अब दूसरा फैक्टर आ गया एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी।
एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या मुराद, जहाँ पे आप बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं। ढोल की अभी मिसाल देता हूँ, बाद में और भी एग्जांपल दे देता हूँ। एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी से मुराद वो एरिया होगा जो वाइब्रेट कर रहा है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो है जी एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी कहलाएगा। छोटी आपके पास एक तो बड़ा ढोल होता है और एक छोटी होती है, उसे अमूमन ढोल की कहते हैं। ढोल की जब बजाई जाती है उससे कम आवाज़ प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी सी होती है गालबन, जब इतनी सी होती है उसका सरफेस एरिया, जहाँ पे हाथों के साथ अमूमन ढोल की बजाई जाती है, जो उसका सरफेस एरिया होगा वो भी इतना सा तकरीबन होता है, यूं गोल शक्ल में। ये वाला रहा जी, ये ढोल की हो गई। ढोल की का सरफेस एरिया ये है जी आपके पास, इसको ढोल की मान लो, ये है जी। इधर से भी हाथ के साथ ही बजाई जाएगी, इधर से भी हाथ के साथ ही बजाई जाएगी, इसका सरफेस एरिया ये है, ढोल की है। लेकिन जब आपके पास ढोल आ जाता तब सरफेस एरिया इतना नहीं रहता। अब सरफेस एरिया कितना होता है ढोल का, ये वाला बढ़ जाता है, यहाँ पे होता है ये, और ये यहाँ पे होता है। ये ढोल है जी, ये वाला सरफेस एरिया जहाँ पे वो बीट करेगा, जहाँ पे स्टिक्स मारेगा, यहाँ ये ढोल की है, हाथ से बजाई जाती है, ये भी स्टिक से बजा लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया है जहाँ पे आपने ज़रबें लगानी है हाथ के साथ या जिस तरह भी, वो थोड़ा है, कम है। यहाँ पे देखें सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, ये वाला, ये इतना ज़्यादा है आपके पास ढोल के लिए, लेकिन ढोलकी के लिए यही इतना सा है, ढोलकी के लिए कम है, ढोल के लिए इतना ज़्यादा। इसीलिए ढोल को जब पीटा जाता है आप, तो फिर साउंड ऊंची होती है, लाउड होती है ढोल के लिए, लेकिन ढोलकी के लिए इतनी लाउड नहीं होती, तकरीबन 4-5 घरों को ही सुनाई देती है। लेकिन ढोल के लिए ऐसा नहीं होता, ढोल के लिए पूरा मोहल्ला सुनता होता है। ढोलकी के लिए क्या, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने से आवाज़ जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो फेंट है, उतनी ऊंची नहीं है, लाउड नहीं है, बनिस्बत किसके, ढोल के। ढोल के लिए तो आवाज़ ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वजह क्या बनती है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। बात याद रखनी, जो वाइब्रेटिंग एरिया क्या हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा। यहाँ पे वही वाइब्रेटिंग एरिया इतना सा है, ढोल के लिए वही वाइब्रेटिंग एरिया कितना ही बढ़ जाता है। जब वो इंक्रीज़ हो गया वाइब्रेटिंग एरिया, तो फिर आवाज़ भी हम देखते हैं ढोल की ज़्यादा होती है, वजह यही बनती है। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया कि जब एरिया, बल्कि कंक्लूजन आपने निकाल ली, नतीजा अखज़ कर लिया कि एरिया बढ़ाने से आपके पास, जब वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया बढ़ाएंगे, लाउडनेस भी इंक्रीज़ होगी, वो भी बढ़ जाएगी। जिस तरह ढोलकी में कम थी आवाज़, लेकिन जब ढोल आ गया अब आवाज़ कम नहीं रही, अब आवाज़ इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। तो ये भी आपने देख लिया एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट है जी डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, लास्ट हमारा। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी से मुराद कि जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से आप किस फासले पे खड़े हैं, आप उसके करीब हैं या आप उससे दूर हैं। अगर तो आप करीब होंगे तो आपको ऊंची सुनाई देगी, लेकिन जूं आप जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, सोर्स है, उससे दूर होते जाएंगे, तब आपको आवाज़ जो है वो फेंट होती जाएगी, मध्यम होती जाएगी। लेट किया ये आपके पास कोई हॉर्न है, यहाँ से ये घंटी कह लें, बेल है जी, ये एक इसके करीब ही खड़ा है, अब एक वो दूर है। जो तो करीब है इसको ये ज़्यादा सुनाई देगी, जो दूर है उसको यही आवाज़ कम सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये जो ए पर्सन है इसके लिए एरिया इतना है, और जो बी पर्सन है उसके लिए एरिया इतना ज़्यादा है, बढ़ गया। आप देखें बी पर्सन के लिए एरिया इतना ज़्यादा है, ए के लिए कम है। जब ए पर्सन के लिए एरिया कम है तो इसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। बी पर्सन के लिए एरिया डिस्टेंस एरिया नहीं, डिस्टेंस, ए जो बॉडी है उसके लिए जो डिस्टेंस है इतना है। जब डिस्टेंस जो है कम है, लेकिन बी पर्सन जो है उसके लिए डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर लाउडनेस डिक्रीज़ होगी। याद रखनी बात, डिस्टेंस के बढ़ने से लाउडनेस डिक्रीज़ होती है। मैं यहाँ पे बोलूँ, जो तो क्लास में हैं उनको तो ठीक सुन रहा, जो साथ वाली क्लास में है या परे हैं या कॉलेज से जो बाहर हैं,
ज़ाहिर है उनको नहीं सुनाई देगा जो कॉलेज के बाहर खड़े हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं सुनाई देगा? वजह यही बनेगी कि डिस्टेंस बढ़ गया। अगर वही शख्स कॉलेज के अंदर आ जाए, इसी क्लास में आके बैठ जाए, फिर तो उसको भी सुनाई देगी, लेकिन जब वो बाहर चला जाएगा कॉलेज के बाहर तो उसको आवाज़ मेरी नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। मेरे जहाँ से वाइब आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से हो रही? मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही। जब आवाज़ जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जो सोर्स है, वहाँ से डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट सुन रहा है अगर बढ़ जाए तो लाउडनेस जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आवाज़ जो है मध्यम हो जाती है। अब जो ऊंची नहीं होगी, उतनी बुलंद नहीं होगी। डिस्टेंस के बढ़ने से आवाज़ की जो लाउडनेस है वो लाउड नहीं रहती बल्कि फेंट हो जाती है, मध्यम हो जाती है। डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा और आवाज़ जो है धीमी होती जाएगी, स्लो हो जाएगी और जो है धीमी हो जाएगी। जब एक वक्त आएगा कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया तो उसको अब मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा फैक्टर क्या कहता कि जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही वहाँ से आप डिस्टेंस इतना कवर कर लें, आप दूर जाते जाएं, डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, फासला बढ़ाते जाएं, वहाँ से इतना दूर चले जाएं। आप जब ज़्यादा दूर चले जाएंगे आपको आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। क्यों? डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस के बढ़ने से आवाज़ की, साउंड की जो लाउड है वो कम हो जाता है, वो फेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाती है और आवाज़ धीमी हो जाती है और मध्यम हो जाएगी। आवाज़ उसको सुनाई नहीं देगी। एक वक्त आएगा जब वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, अब उसको आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया तीनों फैक्टर से कि एक एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या था? आपने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हुआ, लाउडनेस भी इंक्रीज़ हुई, आवाज़ और बुलंद हुई और ऊंची हुई। एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, जब वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ढोल का आपने देखा ये एरिया बढ़ा है, जब एरिया बढ़ा ढोल की निस्बत ढोल का एरिया बढ़ा तो क्या हुआ? आवाज़ भी और ऊंची हो गई। यानी एरिया के बढ़ने से आवाज़ की जो लाउडनेस है वो उसमें लाउडपन जो बुलंद है ऊंचा वो और ज़्यादा बुलंद हो जाएगी। जब एरिया इंक्रीज़ होगा उसकी लाउडनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, उसका लाउडपन जो है लाउड और ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, जब डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है आप उससे दूर जाते जाएंगे तब क्या होगा? याद रखनी बात, तब आपके पास आवाज़ जो है लाउड नहीं रहेगी। डिस्टेंस के बढ़ने से आवाज़ की जो ऊंचाई थी, बुलंदी थी, वो कम हो जाएगी और यूँ स्लो हो जाएगी, यानी फेंट हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी जब डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस के बढ़ने से आवाज़ की जो लाउडपन है वो क्या होता है? बुलंदी, ऊंचाई आवाज़ की डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है जब डिस्टेंस बढ़ता है। मिसाल इसकी एक और ले लें, जब हम कॉलेज के अंदर होते हैं तो बेल बजती है पीरियड की, जो तो घंटी के करीब होते हैं अमूमन उनको कानों पे हाथ रखना पड़ता है ऊपर। जब हम होते हैं कि जब पीरियड बजा तो घंटी कितनी ज़ोर से सुनाई देती है, जो पास है कानों पे हाथ रखना पड़ जाता, लेकिन जो दूर कमरों में होते हैं उनको जस्ट सुनाई देती है, ठीक है। जो पास होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, जो बिल्कुल ही पास खड़े हैं उनको कानों पे भी हाथ रखना पड़ जाता है, जो उससे थोड़ा सा दूर है उनको यूँ नहीं होता, लेकिन बुलंद उनके लिए बहुत होती है। डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जो एंड वाले रूम्स में होते हैं उनको सुनाई देती है ठीक ठाक कि पीरियड जो है चेंज हो चुका है, अब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका। कि एरिया डिस्टेंस के बढ़ने से जूँ डिस्टेंस बढ़ता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, डिस्टेंस के बढ़ने से याद रखना आपने क्या होता है, लाउडनेस जो होती है वो उसका ये वाला लाउड वो कम हो जाती है और फेंट हो जाती है, यानी उसकी लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाती है, वो बुलंद नहीं रहती। कब? जब डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस के बढ़ने से उसकी लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी फेंट हो जाएगी, साउंड मध्यम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया जाए, एक वक्त आएगा आवाज़ सुनाई नहीं देगी, वो बोलता रहेगा, आवाज़ प्रोड्यूस होती रहेगी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, आपने ये कर लेना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।